वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खेती क्या होती है, कृषि से कैसे अलग होती है और इसके कितने प्रकार और प्रणालियां होती हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस उठकर आते हैं। एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो आज का मैटर कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, मीटेरोलॉजी सबसे जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम एग्रीकल्चर और फार्मिंग में डिफरेंस समझ लेते हैं। यूं तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग सिनोनिमसली यानी कि पर्यायवाची की तरह यूज होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से यानी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि दोनों टर्म्स में कितना अंतर है। जैसा डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, एग्रीकल्चर में हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सबको इन्वॉल्व करते हैं। और जैसे जो आप जेनेटिक्स का वर्क कर रहे हैं अपने सीड्स और एनिमल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी जेनेटिक एग्रीकल्चर की परिधि में आता है। एंड इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ एवरीथिंग विच फार्मर्स यूज, जैसे कि ट्रैक्टर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, फर्टिलाइजर्स, और इसमें बिजनेस भी आता है। और जबकि फार्मिंग की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो फार्मिंग इज ऑल अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स और रियरिंग एनिमल्स। सो यू सी फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। बदलते क्लाइमेटिक चेंजेस यानी पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण कई तरह की फार्मिंग यानी खेती का विकास हुआ। जैसे जैसे मानव जाति का इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही हेल्पिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स, मैनेजमेंट सिस्टम्स का भी विकास हुआ और खेती के तरीके भी बदलते रहे। हर तरह की खेती के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, और लोकेशन, पानी की उपलब्धता, जमीन की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी, साइज, सामाजिक स्थिति, इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर खेती के कई तरीके प्रचलित है। इस वीडियो में मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं दूंगी। मैंने यहाँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बेसिक कंसेप्ट्स और कंफ्यूजिंग टर्म्स में डिफरेंस बताने की कोशिश की है। दोस्तों, खेती के प्रकार और प्रणालियां यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड फार्मिंग सिस्टम्स, इन दोनों टर्म्स का यूज फार्मिंग के अलग अलग परिप्रेक्ष्य या एंगल्स बताने के लिए किया जाता है। जब खेती का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन लैंड यूसेज यानी भूमि के उपयोग, फार्म का आकार, मशीनों और इक्विपमेंट्स का प्रयोग, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री के आधार पर किया जाता है, तब उसे खेती के प्रकार या टाइप्स ऑफ फार्मिंग कहते हैं, जैसे स्पेसिफाइड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग एक्सेट्रा। जबकि अगर सामाजिक और आर्थिक प्रबंध की विधि के आधार पर यानी सोसाइटल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पर और ओनरशिप ऑफ लैंड के बेसिस पर हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसे सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग यानी खेती की प्रणालियां कहते हैं। बदलती क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक कंडीशंस के कारण भारत में कई तरह की खेती का विकास हुआ और किसी एक जगह कोई एक तरह की खेती का तरीका निश्चित नहीं है। यहां हम पढ़ेंगे खेती के ऐसे तरीके और प्रणालियां जिनके अनुसार भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो दोस्तों, दुनिया की जो सबसे पहली तरीके की खेती शुरू हुई, जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था और जब लैंड बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों को अवेलेबल थी, लैंड की कोई कमी नहीं थी, और उस टाइम जो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर जिस तरीके का शुरू हुआ वो था शिफ्टिंग या फिर स्वीडन एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन या फार्मिंग। और ये इस तरीके का जो कल्टीवेशन है ये अभी भी ट्राइबल एरियाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और दुनिया के हर कोने में प्रचलित है, इंडिया ही नहीं। तो ये जो खेती है इसको हम स्थानांतर खेती भी कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है। इस खेती में वहां होती है जहां पे जंगल होते हैं और भारी वर्षा होती है,
और जो किसान होते हैं वो पेड़ों और झाड़ियों को काटकर और उनको जलाकर मैदान को साफ करते हैं। इसके बाद साफ मैदान पर वो 2-3 साल तक पुराने उपकरणों की मदद से करते हैं और खाद का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है या नहीं किया जाता है। और लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो अनुत्पादक हो जाती है, यानी कि इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी। तो फिर वो लोग वहां से उस जमीन को छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं और फिर वहां पर सेम ये इसी साइकिल को रिपीट करते हैं। तो ये जो खेती है इसके साथ साथ एक और टर्म कनेक्टेड ही है जिसको हम नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं। कई जगह आपको नोमैडिक हर्डिंग एग्रीकल्चर के नाम से टर्म मिलेगी, लेकिन चूंकि इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप कुछ आर्ट या साइंस कुछ लगा रहे होते हो, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्ड यूज नहीं किया है। लेकिन जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, आप लोगों ने हिंदी में वर्ड सुना होगा खाना बदोश या बंजारे जिस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? वो कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है और उनके साथ एनिमल्स भी होते हैं एंड दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस फॉर कल्टीवेशन, बट दे डोंट प्रैक्टिस एनी पर्टिकुलर art in improving the genetics or the breed of their animals। इसलिए मैं इसको एग्रीकल्चर नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ ये एक प्रैक्टिस है और ज्यादातर लोग जो ट्राइबल्स होते हैं वो लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। अब ये मैंने जो स्लाइड है ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए डाली है जो लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको टेबल प्रेजेंट कर रही हूँ। ये एक वर्ल्ड वाइड नॉमेनक्लेचर है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अभी भी दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या नाम दिया गया है उसको लेकर के मैंने टेबल बनाई है। तो देखिए, जो वियतनाम है उसमें इसको रे कहते हैं, मैडागास्कर में तावी, कोंगो में मसोल, अफ्रीकन कंट्रीज में फैंग, लोगान या चेटेमिनी, मेक्सिको और ग्वाटेमाला जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे सदर्न एरिया में पड़ जाता है, वहां पे इसको कुमाइल, मिल्पा या फिर मिलिया कहते हैं। वेनेजुएला और ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका में आएगा, वहां पे इसको कोनुकू या रोका कहते हैं। म्यांमार में इसको टोंगिया कहते हैं और जावा और इंडोनेशिया रीजन में इसको लडांग या हुमा कहते हैं। और दोस्तों, इंडिया में भी देख लेते हैं कि अलग अलग जो एरियाज हैं, रीजन्स हैं, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पे इसका नाम है झूम। झूम पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसको कुमारी कहते हैं केरला में। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहते हैं। उड़ीसा रीजन में इसको कमन, विंग्या या धावी कहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसको बात्रा कहते हैं। बुंदेलखंड रीजन में इसको विवार या दहियार कहते हैं और मध्य प्रदेश रीजन में इसको दीपा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसे एक ही सैंपल को आप अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो अपने स्कूल टाइम में, तो जब आप मैप्स पढ़ते थे तो आप मैप्स को ही अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे, जैसे कि पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप या टोपोग्राफिक मैप। तो मैप सेम होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी फार्मिंग या मैं फार्म की बात करूं या एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो लगभग विधि वही है, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर को कांस्टेंट रख के उसके अकॉर्डिंगली अगर कैटेगराइज करते हैं तो नॉमेनक्लेचर बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और वेटलैंड एग्रीकल्चर, ये जो कैटेगराइजेशन दिया गया है, ये दिया गया है कि उस पर्टिकुलर लैंड पे बारिश कितनी होती है। यहाँ पे हम इरिगेशन की कोई बात नहीं करेंगे। अगर हम ये देखें कि सिर्फ बारिश से अगर हम खेती कर पा रहे हैं तो उस एरिया में, उस लैंड पर बारिश कैसी होती है, यानी कि वो लैंड कैसी है, वो शुष्क भूमि है या वो आर्द्र भूमि है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या फिर शुष्क भूमि कृषि एक मेथड है फार्मिंग का जो कि जनरली सेमी एरिड एरियाज में होता है और यहाँ पे इरिगेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम उस एरिया में
क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो किसान है वो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाएगा, यानी कि वो क्रॉप्स लेगा जो कि पानी की कमी को झेल सकती हैं और मॉइस्चर कंजर्व करके रख सकती हैं। अब जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है ये भी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दे रिसीव पर एनम, ये भी 3 तरीके का हम होता है, या हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ड्राई फार्मिंग, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर फार्मिंग में जो एरिया हम लेते हैं वो लेते हैं जहां पे रेनफॉल जो होती है वो सालाना 750 से कम होती है, जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग में रेनफॉल इज अबाउ 750 पर एनम, और रेन फेड फार्मिंग में रेनफॉल इज मोर देन 1150 अब हम इसी के ऑपोजिट वेटलैंड एग्रीकल्चर को देखते हैं, जिसको कि आर्द्र भूमि कृषि भी कहते हैं। इस तरह की खेती वहां पे होती है, उस एरिया में होती है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और जहां पे फ्लड्स बहुत आते हैं। तो इसलिए जो क्रॉप्स सेलेक्ट की जाती हैं वो भी वही होती हैं जो कि एक्सेसिव वाटर को विथस्टैंड कर सके, जैसे कि राइस और जूट। और अगर जैसे टोपोलॉजिकली हम खेतों में देखेंगे तो पूरा खेत इवन नहीं होता है, कहीं पे छिछला पानी भी होता है, यानी कि थोड़ा सा गड्ढा भी होता है। तो वहां पे फार्मर्स जो हैं वो एक्वाकल्चर को कल्टीवेट कर सकते हैं, जैसे कि मछली पालन वहां पे कर सकते हैं, या फिर वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स की खेती कर सकते हैं जैसे कि सिंघाड़ा हो गया, जिससे कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इम्प्रूव हो सके। जिससे मैंने पहले बताया था कि अगर हम उस जमीन पर कितनी बारिश हो रही है उसको पैरामीटर रख के अगर हम कैटेगराइजेशन करेंगे तो इट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या फिर वेटलैंड एग्रीकल्चर। अब हम आते हैं सिंचाई की खेती पर, यानी कि इरिगेशन फार्मिंग पर। मींस यहाँ पे अब हमें लैंड की रेनफॉल से ज्यादा मतलब नहीं है, अब हम कौन सा इरिगेशन का मेथड यूज हुआ है उस बेसिस पर हम कैटेगराइजेशन करेंगे। तो इरिगेशन फार्मिंग में आप जितनी भी क्रॉप्स लेते हैं उनको इरिगेटेड कंडीशंस में ही लेते हैं। तो फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं बारिश पे, और ये एक तरीके का बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग है जो कि डेवलप की गई है डेजर्ट, सेमी डेजर्ट और जो आपकी एरिड जोन है, यानी कि शुष्क भूमि है जितनी भी, जहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं मिलता है प्लांट्स को। तो वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, उसको इंक्रीज करने के लिए ये वाली फार्मिंग यूज की जाती है। जैसे आप अगर देखेंगे तो इजराइल हो गया, या अगर हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में, मध्य प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स में, विदर्भ के बहुत सारे पार्ट्स में इस तरह की खेती होती है। और अब इरिगेशन किस तरीके से किया जाता है उस बेसिस पर इस फार्मिंग को भी आगे डिवाइड किया गया है, जैसे कि सरफेस इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन जिसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत कॉमन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे आपके बहुत सारे गार्डन्स में भी ये यूज होता है, या फिर सब इरिगेशन। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन होता है जिसमें मैं लैंड और लेबर, फर्टिलाइजर, कैपिटल इनपुट के बेसिस पर बात करेंगे इस वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में हम। तो सपोज करिए कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने के 2 ही तरीके होते हैं। से यू हैव फ्रेंचाइजी ऑफ डोमिनोज, आप डोमिनोज पिज्जा बेचते हैं, तो आप 2 तरीके से अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। या तो आप एक के बाद एक अपनी चेन खोलते चले जाइए, मतलब आप बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक ही फ्रेंचाइजी रखिए लेकिन उसके अंदर आप जो लेबर है वो बढ़ा दीजिए, जो सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं वो इम्प्रूव कर दीजिए। तो इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो अगर छोटे लैंड पर, लैंड नहीं बढ़ा रहे हम, वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, और आप पर हेक्टेयर या जो भी आप यूनिट यूज करते हैं लैंड को मेजर करने की, वहां की आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, तो इस चीज को हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग में आप क्या करते हैं कि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप लेबर नहीं बढ़ाएंगे, आप उतना ही फर्टिलाइजर यूज करेंगे, लेकिन आप लैंड को ज्यादा जो कवर कर रहे हैं आप लैंड एग्रीकल्चर में उसको बढ़ा देंगे।
लेवल ऑफ इनकम या खेती को बिजनेस के नजरिए से देखते हुए खेती के कई प्रकार होते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको निर्वहन कृषि भी कहते हैं, उसमें किसान उतनी ही क्रॉप को प्रोड्यूस करता है या उतने ही लाइव स्टॉक को रखता है जिसमें उसके परिवार का गुजारा हो जाए। ही जनरली प्रैक्टिसेस मिक्स्ड क्रॉपिंग, और जो क्रॉप्स भी होती हैं वो उसकी जरूरतों के आधार पर ही सिलेक्ट होती हैं। इसमें बहुत लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और अनइम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स और एनिमल्स का उपयोग होता है, और ज्यादातर घर या आसपास के लोग मिलकर खेती करते हैं। जबकि कमर्शियल फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य होता है इस तरह की फसल उगाना जिनको बाजार में बेचा जा सके। ये सघन खेती, व्यापक खेती, इंडस्ट्रियल फार्मिंग, मॉलिक्यूलर फार्मिंग या आणविक खेती जिसे कहते हैं, कुछ भी हो सकती है। इसमें वो सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं जिससे मुनाफा कमाया जा सके, जैसे एक्सटेंसिव लैंड यूज और यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जिसमें लार्ज स्केल इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स, एनिमल्स और उसके बाय प्रोडक्ट्स का। ऑब्वियसली अगर बिजनेस कर रहे हैं तो टू मच यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम जीएमओ कहते हैं, हेवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और भी कई स्ट्रैटेजीज अपनाकर बिजनेस को बढ़ाया जाता है। कई जगह इसे फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग भी एक तरीके की इंडस्ट्रियल फार्मिंग है जिसमें मुख्यतः चाय, कॉफी, नारियल और रबर जैसी कैश क्रॉप्स की खेती की जाती है, और वो भी बहुत लार्ज स्केल पर। प्लांटेशन फार्मिंग में पेरेनियल ट्रीज या श्रब्स जो सालों साल चलते हैं उनका उपयोग होता है, जबकि ग्रेन या सीरियल फार्मिंग में हर सीजन के बाद खेती बदली जाती है या खेत खाली हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग या फार्मिंग, आप दो वो देख रहे होंगे स्पेलिंग्स, FARMING और PHARMING। अब देखिए FARMING स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, उसी के एस्पेक्ट में देखा जाएगा, जबकि PHARMING स्टैंड्स फॉर फार्मा। ये एक तरह की खेती होती है जिसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स या एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग या बायो फार्मिंग या जैविक खेती कृषि की वह विधि होती है जिसमें केमिकल्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का प्रयोग ना के बराबर होता है या नहीं होता है, और इसमें हम जमीन की उर्वरा बढ़ाने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये टर्म्स के मैं मतलब बता देती हूँ। कंपोस्ट मतलब होता है डेड और ऑर्गेनिक मटेरियल जब आप यूज करते हो एज फर्टिलाइजर्स, और मेन्योर का मतलब होता है जब आप सिर्फ एनिमल एक्सक्रीटा की बात करते हैं। व्हेन एनिमल डंग इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग एनी लैंड देन इट इज नोन एज मेन्योर। और ग्रीन मेन्योर में जब आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उसी को प्लॉ कर देते हैं सॉइल में वापस, और उससे फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसको हम ग्रीन मेन्योरिंग कहते हैं। तो कंपोस्ट इंक्लूड्स बोथ मेन्योर एज वेल एज ग्रीन मेन्योर। Bone meal is a mixture of finely and coarsely ground animal bones and slaughterhouse waste products। और जो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल वर्ड यूज हुआ है, तो ये इसमें यू कंट्रोल पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स, ticks, mites, etc. with the help of other bioorganisms। ले फार्मिंग में ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिससे मवेशियों के चारे की व्यवस्था की जा सके और भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सके। तो ज्यादातर फॉरेज क्रॉप्स या कवर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। वहीं पैस्टोरल फार्मिंग में क्रॉप्स उगाने की बजाय लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। अब ये लाइव स्टॉक दूध, मीट, हेयर, हाइड्स, लेदर किसी के भी काम आ सकता है, जबकि डेयरी फार्मिंग में उन्हीं पशुओं को पाला जाता है जिनका दूध या तो बेचने के काम आए या फिर उससे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे जाएं। So it is only confined to milk production and does not involve rearing of animals for meat, leather, egg production, etc.
जब हम एक से ज्यादा कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग पर फोकस करते हैं तो किस कंपोनेंट का कितना वेटेज है इनकम जनरेशन में, इस बेसिस पर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में जो मेन कंपोनेंट है और वो कुछ भी हो सकता है जैसे क्रॉप या लाइव स्टॉक या सेरिकल्चर या एक्वाकल्चर, उसका कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा होता है। अगर किसान एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस रन करता है और उनमें से किसी का भी कंट्रीब्यूशन 49% से ज्यादा नहीं है तो उसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट के आधार पर इसे मिक्स्ड फार्मिंग भी कहते हैं। और चूंकि मिक्सिंग से एंटरप्राइजेस में विविधता आ जाती है इसलिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग टर्म भी यूज होता है। यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं दे आर रन इंडिपेंडेंटली, मींस वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर किसान को एक एंटरप्राइज में लॉस हो जाए तो दूसरे कंपोनेंट से उसकी भरपाई हो जाए। जैसा कि कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए मिक्स फार्मिंग की जाती है। भूमि की ओनरशिप एंड बिजनेस मॉड्यूल्स पर खेती कैपिटलिस्टिक, कॉरपोरेट, स्टेट, कलेक्टिव, पीजेंट, कॉन्ट्रैक्ट ये सब हो सकती हैं। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में एक बड़ा पूंजीपति जमीन और खेती की व्यवस्था में इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसी का स्वामित्व भी माना जाता है। लेबरर्स को वेजेस या दिहाड़ी दी जाती है। प्रॉफिट या लॉस भी बिजनेसमैन के द्वारा ही बियर किया जाता है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में बाकी फीचर्स कैपिटलिस्टिक फार्मिंग जैसे ही होते हैं, बस राइट टू ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द शेयर्स विच आर टेकन बाय द मेंबर्स। यानी कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में एक या दो सोल ओनर्स होते हैं, जबकि कॉर्पोरेट फार्मिंग में शेयर्स के अकॉर्डिंग ओनरशिप चेंज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और बायर के बीच एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ज्यादातर किसान बायर के लिए कस्टमाइज्ड क्रॉप प्रोडक्शन करता है और उसे ही बेच देता है, जैसे पतंजलि या आईटीसी जैसी फर्म्स करती हैं। ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है और जमीन की ओनरशिप भी किसान के पास ही रहती है। सहकारी खेती में फार्मर्स वॉलंटरली अपने संसाधनों को पूल कर लेते हैं और सभी का राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड भी बरकरार रहता है। दोस्तों, स्टेट फार्मिंग में गवर्नमेंट ओनर होती है और डे टू डे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कैरी करने के लिए फार्म मैनेजर्स को डिप्यूट कर दिया जाता है। फार्म मैकेनाइज्ड भी हो सकती है और अनमैकेनाइज्ड भी हो सकती है। जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए फाइनेंसेस, पॉलिसीज ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जबकि कलेक्टिव फार्मिंग में मेंबर्स एक कमेटी का गठन करते हैं जो सभी एग्रीकल्चरल कामकाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्म्स आर ओन्ड बाय सेवरल फार्मर्स हु पूल देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली and they work together and share the profit and loss together. Whereas in collective farming, farms are owned by a productive cooperative union based on social ownership for the means of production, including both land and labor. अब हम बात करते हैं peasant farming की। काश्तकारी खेती में काश्तकार किसी दूसरे की जमीन पर काम करते हैं और उन्हें प्रोड्यूस का कुछ शेयर मिल जाता है। ये टर्म प्री इंडिपेंडेंस एरा में ज्यादा यूज होता था जब जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में दोस्तों सेल्फ सफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है और एक से ज्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, बर्ड्स, ट्रीज एटसेट्रा। एक का बाय प्रोडक्ट दूसरे कंपोनेंट के रॉ मटेरियल की तरह काम में आता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, जो कि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करता है।
कुछ मेन कंपोनेंट्स के थ्रू, जैसे इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन और रिसोर्स इंटीग्रेशन या नए मार्केटिंग लिंकेजेस बढ़ाने पर पूरे फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. So integrated farming is not based on any set of fixed parameters, but on informed management processes. This knowledge-based flexibility of integrated farming includes attention to detail and managing all available resources. दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में components लिए जा सकते हैं, obviously depending on the availability of resources. Integrated farming system agriculture का फ्यूचर है. इसे विकसित करने के लिए सरकार सभी किसानों को प्रेरित करती है, जिससे किसानों को अपनी मेहनत और उपज का सही मूल्य मिल सके और हमारे अन्नदाताओं की स्थिति में सुधार हो सके. साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले. दोस्तों, आशा है आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड फार्मिंग सिस्टम्स को लेकर जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे. आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. धन्यवाद.